धन्यवाद के पात्र हैं। जज्बा है हमारे पहाड़ के लोगों में देश के लिए लड़ने का, कुर्बानी देने का। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब 1999 में 99 में कारगिल का युद्ध हो रहा था, पहली बार दुनिया के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री सीमा पर गए थे युद्ध के दौरान, अटल बिहारी वाजपेयी जी। 2 जुलाई को वो गए और 5 जुलाई को मैं भी मुख्यमंत्री था तब हिमाचल प्रदेश का। हम भी सामान लेके फौजी भाइयों के लिए कारगिल गए थे, तब भी गोलाबारी हो रही थी और वहां भी माइक लगा था मोर्चे के अंदर। उन्होंने कहा जरा संबोधित करिए। मैं बोल रहा था, तो जब मैं पहले श्रीनगर से सवेरे चला तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, यू आर दी ओनली चीफ मिनिस्टर फ्रॉम अदर स्टेट्स हु इज विजिटिंग द बॉर्डर एक्सेप्ट माई सेल्फ। मेरी तो स्टेट है, मुझे तो जाना पड़ता है, पर तुम दूसरे प्रदेश से आके जा रहे हो। मैंने कहा मेरे जवान यहाँ लड़ रहे हैं इसलिए आया हूँ मैं। और जब मैं बोल रहा था उससे पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मुझे कहा था कि प्रेसिडेंट क्लिंटन का फोन आया अटल जी को कि आप भी अमेरिका आ जाओ और नवाज शरीफ यहां पहुंच गए हैं, कोई हल निकालते हैं इस झगड़े का। मैंने कहा अटल जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा अभी तक पता नहीं लगा। कारगिल के मोर्चे में जब मैं जवानों को संबोधित कर रहा था तब एक ऑफिसर आए, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने जवाब दे दिया, प्रधानमंत्री ने जवाब दे दिया। मैं भी चुप हो गया। मैंने कभी क्या कहा? हम भी जानना चाहते प्रधानमंत्री का क्या जवाब है। बहनों और भाइयों, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी ने कहा है जब तक एक भी घुसपैठिया कारगिल में है मैं हिंदुस्तान छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, एक एक को मार मार के गिराएंगे। और सेना के अधिकारियों और जवानों ने अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद के नारे लगाए। मैंने पूछा, मेरा बैकग्राउंड था, मैं जानता था आर्मी के लोग इस तरह के पॉलिटिकल नारे नहीं लगाते। मैंने कहा आपने वर्दी में नारा लगा दिया। उन्होंने कहा 52 साल की आज़ादी के बाद 1947 से 99 तक 52 इयर्स पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो वो बात कहता है जो हिंदुस्तान का फौजी कहना चाहता है कि हम एक बार हाथ दिखाने दो, हम करके दिखाएंगे क्या करना है। उसके बाद हम वापिस आए। मैं श्रीनगर, उधमपुर, जम्मू, जालंधर, कसौली, दिल्ली, जहां जहां भी हमारे सैनिक, चंडी मंदिर में जहां जहां घायल थे सबके पास गया था, सबसे मिला। श्रीनगर में हम जवानों को सामान दे रहे थे, कुछ खाद्य सामग्री थी, कुछ कपड़े थे, सब ने लिया, बात हुई उनसे। एक जवान ने ना हाथ आगे किया ना सामान लिया। मन को बड़ी ठेस लगी। मैंने कहा शायद दुखी है सरकार की नीति के कारण। मैंने सामान उसके सराहने रख दिया। जब वापस मुड़ा तो डॉक्टर दौड़ा आया कि सर इसके दोनों पैर और दोनों हाथ नहीं है। उस जवान के दोनों हाथ दोनों पैर माइन विस्फोट के कारण उड़ गए थे। से वो हाथ लेता कहां से सामान? वो सफेद चादर ओढ़ी हुई थी। मैं फिर उसके पास गया। मैंने कहा बहुत दर्द होता होगा। उसने कहा साहब कल शाम से नहीं हो रहा है। मैंने कहा क्या कोई पेन किलर दवाई दी, कोई ऐसा इंजेक्शन लगाया? कि नहीं सर, कल शाम 4 जुलाई को कल शाम टाइगर हिल वापस ले लिया है, मेरा दर्द खत्म हो गया है। बहनों और भाइयों, जिस देश में ऐसे जवान देश के लिए कुर्बानी के लिए तैयार बैठे हैं, उस देश की सुरक्षा को खतरा नहीं हो सकता। केवल मात्र शक्ति उनमें चाहिए जो शासन चला रहे हैं, वो हिम्मत के साथ राष्ट्र की सुरक्षा को, जो कहा गया है राष्ट्र रक्षण प्रथमो धर्म, जिस दिन हर नागरिक राष्ट्र की सुरक्षा को पहला धर्म मान लेगा, उस दिन भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन के सामने आ जाएगा। कोई रोक नहीं सकता, कोई हमारी सुरक्षा को खतरा पैदा नहीं हो सकता। 2-3 छोटी छोटी घटनाएं और सुनाना चाहता हूं उसी युद्ध की। शिमला जिले में एक अनुसूचित जाति परिवार का नौजवान सेना में शहीद हो गया। मैं जिला प्रशासन के साथ उनके घर गया। हमारे 52 जवान उसमें शहीद हुए थे। मैं प्रत्येक के घर गया,
उनके घर भी गया। जब मैंने पैसे देने दिए उनको 5 लाख रुपया, परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि जो कपड़े धोकर बाहर लटके हुए थे वो चिथड़े थे, फटे हुए थे, अर्थात गरीब परिवार था। मैंने कहा कितने भाई हो? उसने कहा बड़ा मैं हूं, मेरे से छोटा शहीद हो गया, एक और है। मैंने कहा वो कहाँ है? कहने लगे आज शिमला में भर्ती हो रही है। वो भर्ती होने के लिए शिमला गया है। बड़े भाई जो मझला भाई था, जिसका जो शहीद हो गया था, उसका क्रियाक्रम नहीं हुआ था, पर छोटा भाई भर्ती होने के लिए शिमला आ गया था। और बड़ा भाई मुझे कहता है साहब हमें आधा ही दो, 5 लाख ज्यादा है। मैंने कहा क्यों? कहने लगे देखिए बहुत लोग अभी शहीद हो रहे हैं, आपको कई जगह देना पड़ेगा, हमारे आधा ही हमारे लिए काफी है। बलिदान देने के बावजूद पैसा छोड़ने की हिम्मत भी उस परिवार में। पालमपुर में पट नाम का गांव है, वहां पर एक राकेश कुमार 15 दिन पहले शादी हुई, वो शहीद हो गया। मैं उनके घर गया तो उसके पिताजी रोशनलाल हवालदार, उन्होंने कहा धूमल साहब 1965 की लड़ाई में मैं इसी मोर्चे में था जहां मेरा बेटा शहीद हुआ, वो गोली मुझे क्यों नहीं लगी? मेरे चुनाव क्षेत्र से 9 जवान शहीद हुए। एक हवालदार काशीराम थे, मैं उनके घर गया, चढ़ाई चढ़ रहा था, मैं सोच रहा था इनका नौजवान बेटा शहीद हो गया, बुजुर्ग है 82 साल के, बोलूंगा क्या? घर में पहुंचा, आंगन में लोग थे, पहले ही भीड़ थी, वो दौड़े हुए आए, गले लिपट गए। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता उन्होंने कहा धूमल साहब बेटे तो पैदा इसलिए किए जाते हैं कि सेना में भर्ती हों और देश के लिए लड़ें और शहीद हो जाएं, और मेरे 2 पोते हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनका मुंडन किया हुआ था, ये भी सेना में भर्ती होंगे और लड़ेंगे। और अटल जी को जाके कह देना अगर भूतपूर्व सैनिकों की जरूरत होगी तो 82 साल का कांसीराम भी जाकर लड़ने के लिए तैयार है। ये जज्बा। ऐसी अनेकों घटनाएं हैं। बिलासपुर में जहां बाबा बालकनाथ देवसिद्ध का मंदिर है, उसके सामने एक हमारी बहन कौशल्या देवी, मैं संस्कार के दूसरे दिन पहुंचा, उसने कहा धूमल जी कल मंगल उनके बेटे का नाम मंगल सिंह था, फौजी मंगल सिंह की कल लाश आई थी, मैंने 1.5 किलोमीटर तक बेटे की लाश को कंधा दिया। जिस देश की माताएं बेटे की लाश को कंधा, अर्थी को कंधा देकर शमशान तक ले जा सकती है, उस देश में राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की कमी नहीं है। सवाल इतना है केवल कि हम सबको आपको जागना होगा, और इस दिशा में इंद्रेश जी आपने कदम उठाया है। एक बात का धन्यवाद देना चाहता हूं, हमने लगातार एक लड़ाई लड़ी है। जैसे मैंने शुरू में कहा, खतरा केवल अब हिमालय से है, हिमालय की तरफ से, चाहे वो अरुणाचल में हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, चाहे हिमाचल की बॉर्डर जहां तिब्बत से लगता है वहां हो, चाहे उत्तराखंड में हो। इसलिए इसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, और इसी क्षेत्र की अनदेखी लगातार की जा रही है। हमने कोशिश की थी पहले, एनडीए सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी जब शिमला आए थे तो उन्होंने ट्रांस हिमालय डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना की घोषणा कर दी थी। बाद में सत्ता परिवर्तन हो गया। अब आपके प्रस्ताव में भी है, मैं भी जोरदार मांग करना चाहता हूं कि हिमालयन राज्यों के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए, इनके विकास के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए और देश को बचाने के लिए ट्रांस हिमालयन डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना हो। इसका ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ, इसके लिए आपको साधुवाद। मुझे आपने मौका दिया, मुझे विधानसभा फिर पहुंचना है जाकर, आप सबने अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।